हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। किलिन और थंडर फिनिक्स कब मैच्योर होंगे ये पता नहीं, लेकिन युद्ध आ रहा है और हमें सारे सेक्रेड बीस्ट्स चाहिए। क्या स्पिरिचुअल बीस्ट्स के बीच कोई तरीका है जिससे उनकी ग्रोथ तेज हो सके? बाईलोंग ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, हम अकेले स्पिरिचुअल बीस्ट्स हैं जो ह्यूमन रूप ले सकते हैं, वो भी अपनी कीमती जगह की वजह से, ड्रैगनाइजिंग पूल। पुराने ज़माने में जब ह्यूमंस और स्पिरिचुअल बीस्ट्स शांति से रहते थे, ड्रैगन एंसेस्टर और शैडो सॉवरेन ने इसे बनाया था। इसमें ड्रैगन एंसेस्टर की आत्मा और शैडो सॉवरेन के रास्ते का कोर है। इसके पानी में हम अपने ह्यूमन रिफ्लेक्शंस देखते हैं और इसकी शक्ति से ह्यूमन बनते हैं। इससे हमारी ताकत भी बढ़ती है। सेक्रेड बीस्ट्स खुद भी ह्यूमन बन सकते हैं, लेकिन अगर वो ड्रैगनाइजिंग पूल से गुजरें और ड्रैगन एंसेस्टर की शक्ति ग्रहण करें तो उनका रूप और भी गहरा होगा। शैडो सॉवरेन का रास्ता बड़ा जटिल है। ये सिर्फ फ्लैश और सोल को नहीं, शैडोज़ को भी अलग करता है। अपनी शैडो की शक्ति को बाहर निकालकर वे अपनी पूरी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ड्रैगनाइजिंग पूल एक ऐसा मास्टरपीस है जो सॉवरेन और सेक्रेड बीस्ट के सहयोग से बना है। जुओफान अंदर से खुश हुआ, बहुत बढ़िया, ये लिन, तुम्हारी मुराद पूरी हुई। एक ड्रैगन की कृपा मिली जो तुम्हारी कमज़ोरी को पूरा करेगा। तीनों ने उत्सुकता से सिर हिलाया। एल्डर बाय, फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में क्या खबर है? एक ड्रैगन ने पूछा। जुओफान ने पलटा और कहा, फाउंटेन ऑफ यूथ? हाँ। बाईलोंग का चेहरा गंभीर हो गया। फाउंटेन ऑफ यूथ को बहुत पहले इसके निर्माता चाइल्ड सॉवरेन ने इस दुनिया में छोड़ा था। जो भी इसके पानी में नहाएगा वो जिंदगी भर जवान और ताकतवर रहेगा, चाहे उसकी उम्र कितनी भी बढ़ जाए। फाउंटेन ऑफ यूथ दिल को भी साफ करता है, सारे वरीज छीन लेता है और अंदर से एक गहरी इनर पीस देता है। जब इंसान इसमें कल्टीवेट करते हैं तो उनके दिल में कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं रहती। इससे उनकी समझ सॉवरेन रेल्म के रास्ते पर इतनी तेज़ हो जाती है कि वो ऑलमोस्ट सुप्रीम रेल्म तक पहुंच सकते हैं। मेरा मानना है अगर हम उन यंग सेक्रेड बीस्ट्स को वहां ले जाएंगे तो उनकी शक्ति और जल्दी जेनेसिस स्टेज से लेकर रेडिएंट स्टेज तक पहुंच जाएगी। जुओफान ने हंसते हुए कहा, सिर्फ वो नहीं, हम जैसे कल्टीवेटर्स के लिए भी बहुत काम आएगा। लेकिन क्या ड्रैगन्स हमारे साथ इसे शेयर करेंगे? हाँ हाँ हाँ। स्टीवर्ट जुओ, आप मजाक कर रहे हैं। फाउंटेन ऑफ यूथ तो बहुत पहले ही हमारे हाथों से छिन चुका है। अब तो इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं बचा। क्या 5 लाख साल पहले 7 सेक्रेड माउंटेन्स ने फाउंटेन ऑफ यूथ हमसे चुरा लिया? बाईलोंग ने एक गहरी आह भरी। अब वो 7 सेक्रेड माउंटेन्स के अंदर बंद है और वहाँ सिर्फ उनके सबसे ख़ास लोग ही जा पाते हैं। हर साल हर सेक्रेड माउंटेन अपनी ड्यूटी निभाता है उसे प्रोटेक्ट करने की। हमें वहाँ घुसने का कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन अब हमारे पास 2 यंग मास्टर्स हैं। हम क्यू गैदरिंग कर सकते हैं, स्पिरिचुअल बीस्ट्स को इकट्ठा कर सकते हैं और मिलकर 7 सेक्रेड माउंटेन्स पर अटैक करके फाउंटेन ऑफ यूथ वापस ला सकते हैं। जुओफान ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में लड़ाई की आग जल रही थी। चाहे हेवनली सॉवरेन अभी कहीं भी हो, हम सबसे पहले 7 सेक्रेड माउंटेन्स को फतह करेंगे। तुम लोग वापस जाओ, तैयार रहो। मैं अपनी तरफ से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से काम शुरू करता हूँ। वही मेरा भी ख्याल है स्टीवर्ट जुओ। हाँ हाँ हाँ। बुजुर्गों ने हंसते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। इतने सालों की चोट का बदला अब मिलेगा। 7 सेक्रेड माउंटेन्स को अकेले हराना आसान नहीं था, लेकिन जब सेक्रेड बीस्ट्स बाकी स्पिरिचुअल बीस्ट्स को बुलाएंगे तो वो पहाड़ टिक नहीं पाएंगे। जुओफान ने कुछ और बातें की और फिर उन्हें विदा किया। येलिन की टीम भी चल पड़ी। केवल चीलोंग के जख्म थोड़े गंभीर थे, लेकिन जुओफान शैडो सॉवरेन की बात को समझता था। उसने रिफ्लेक्शन और शैडोज़ का ऐसा कमाल दिखाया कि सब दंग रह गए, जैसे किसी ने सोल फ्यूजन रेल्म की कोई चमत्कारिक टेक्निक दिखा दी हो। वाकई में ये ड्रैगन एंसेस्टर का एनवॉय है। सबके चले जाने के बाद जुओफान ने दिल को एक बड़ी राहत दी। अब सेक्रेड डोमेन में उसे भरोसा मिला था।
वो बिना किसी रोक टोक के 8 एम्परर्स से लड़ सकता था, यहाँ तक कि 7 सेक्रेड माउंटेन्स भी। डिमोनिक एम्परर साहब, स्टुअर्ट जो आपसे मिलने आए हैं। क्या कहा तुमने? डेविल माउंटेन के विशाल और शानदार हॉल में एक काला पहनावा पहने आदमी झुकते हुए जाओ चन के सामने खड़ा था। तीसरी बार सुनकर जाओ चन ने हिलते हुए कहा, यह मुमकिन नहीं। क्या वो नेदर सी में नहीं मर गया था? कैसे? जल्दी उसे दिखाओ। हाँ। जुओफान बड़ी मुस्कान के साथ अंदर आया, झुकते हुए बोला, डिमोनिक एम्परर साहब, आपकी तबीयत कैसी है? स्टुअर्ट जुओ, तुम अभी तक जिंदा हो। जाओचन ने हंसते हुए उसकी कंधे पर हाथ रखा। बहुत बढ़िया, मेरा साथी वापस आ गया। तुम्हें दबता देखना बहुत दर्दनाक था। रातें भी मुश्किल थीं, यादें अभी भी ताज़ा हैं। जुओफान के मन में तिरस्कार था, पर उसने सिर्फ मुस्कुराहट दिखाई। आपका सम्मान है साहब। बताओ, कैसे बच निकले? जाओचन की निगाहें शक से भर गईं। जुओफान बहाना बनाते हुए बोला, नेदर सॉवरेन प्राचीन काल से एक ऑलमाइटी बीइंग है, लेकिन वो आम लोगों पर वक्त बर्बाद नहीं करता। यह सब एक टेस्ट था। जब तक हम मौत से डरेंगे नहीं, वो हमें जाने देगा। ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज निकला। जाओचन ने एक आह भरी, फिर हकलाते हुए पूछा, पर स्टुअर्ट जुओ, तुम्हारा कल्टीवेशन अब ची कॉन्डेंसेशन के 3rd लेयर पर है। बोन टेम्परिंग रेल्म में भी तो उतना अच्छा नहीं था, अब पीछे कैसे हो गए? जुओफान के पीछे हटने के पीछे एक खुशी छुपी थी, सॉवरेन पाथ्स की समझ और माइंडसेट की ब्रॉडनिंग की वजह से। जुओफान ने एक सांस ली। मैं अचानक ही नेदर सॉवरेन की परीक्षाओं से गुजरा, पर मेरी कमज़ोरी की वजह से नेदर एनर्जी ने मेरे कल्टीवेशन को करोड़ कर दिया। तुम पर कितना बड़ा बोझ होगा ये स्टुअर्ट जुओ है। जाओचन ने फिर एक बार आह भरी। पर नेदर सॉवरेन ने तुम्हें जाने दिया, इसका मतलब उसने तुम्हारी प्रतिभा को सराहा होगा। क्या इससे उबरने का कोई तरीका नहीं? जुओफान उसकी बात समझ गया, जैसे वो नेदर सी से मिले किसी भी सीक्रेट का पता लगाना चाहता हो, और वो भी अपना हिस्सा लेने के लिए तैयार था। आखिरकार उसने जाओचन की मंशा पकड़ ली और उसे उकसाते हुए बोला, साहब ने सही पहचाना। नेदर सॉवरेन ने मुझे आखिरी वक्त में एक कल्टीवेशन मेथड दिया। क्या मेथड है? जुओफान ने एक जेड स्लिप दिखाई। नेदर स्क्रिप्ट ने मेरे पीछे हटे हुए कल्टीवेशन को संभाला। कहाँ है, ये कल्टीवेशन को तेज कर सकता है। 3 महीने में मेरी ओरिजिनल लेवल लौट आएगी। अगर मैं और आगे बढ़ा तो और तेज़ी से। 10 साल में मैं ज़रूर कुछ बड़ा कर दिखाऊंगा। इतना मैजिकल। जाओचन रिफ्लेक्स से जेड स्लिप झपट लिया, पर उसे फ़र्क नहीं पड़ा कि ये किसी और की जान थी। वो भी एक चोर जैसा था। सॉवरेन के आइटम्स की ये खासियत होती है, पूरी दुनिया उन पर लालायित होती है। जुओफान इसे अच्छे से जानता था और इसे बेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। दूसरों के कल्टीवेशन एफर्ट्स को अपना बना लो, इसके आवाज़ से अपने भीतर अब्जॉर्ब करो। जाओचन ने हैरानी से कहा, सॉवरेन की कल्टीवेशन मेथड इतनी पावरफुल है, क्या ये कर भी सकती है? हाँ, और कैसे इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे? हा हा हा, जुओफान ने कहा। किस्मत ये रही कि मेरी कल्टीवेशन इतनी कम है कि मैं दिन में सिर्फ एक ही कॉन्डेंसेशन कल्टीवेटर को अब्जॉर्ब कर सकता हूँ, और ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, वरना पब्लिक आउटरेज होगा। साहब को भी सावधान रहना होगा। जाओचन इतना खुश था कि सावधानी की बात पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, बहुत सावधानी। हाँ हाँ हाँ। तुम मुझे इतना खतरनाक राज क्यों दिखा रहे हो? डर नहीं कि मैं इसे चुरा लूं और तुम्हें खामोश कर दूं? स्टुअर्ट जो, तुम इतना बेसिक गलती नहीं कर सकते। जाओचन ने कड़ी निगाह से उसे देखा। वो इस कल्टीवेशन मेथड का दीवाना था, पर इतना भी नहीं कि अपनी समझ खो दे। जुओफान ने सिर हिलाया। साहब सही कह रहे हैं, ये कल्टीवेशन आर्ट सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, खुद के लिए भी खतरनाक है। इसलिए मैं इसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं, पर जब मैं शक्तिशाली बनूंगा तो मांग बढ़ेगी। मैं अपनी नई ताकत छिपा कर रखना चाहता हूँ, इसलिए साहब की मदद चाहिए। समझ में आता है। जाओचन जेडे स्लिप को घूरता रहा। उसे पता था कि जुओफान को क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे और ये कल्टीवेशन मेथड
सबके दिल में जलन और नफरत पैदा करेगा। पर ताकत की लालसा कुछ लोगों के लिए असहनीय थी। जल्दी ऊंचा उठना आम तरीकों से मुमकिन नहीं था, बस इसी आर्ट से। कोई सॉवरेन के डोमेन से आई चीज आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। जेड स्लिप पर उंगली फेरते हुए जाओचन बोला, स्टीवर्ट जो एक बात में सही है। इस कला को छुपाकर सीखना तभी मुमकिन है जब मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूं। लेकिन अब मेरे पास ये है, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जितने कम लोग जानेंगे उतना बेहतर। जाओचन एकदम से ताकत से भरा और गुस्से में फूट पड़ा, जुओफान को चुप कराने को तैयार। जुओफान ने आराम से कहा, डिमोनिक एम्पेरर साहब, अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं साहब, आपको मुझसे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। आप अकेले कितनी चीज़ें जुटा पाएंगे? आपको फिर भी किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इसका मतलब कोई ना कोई इस राज को जान जाएगा। क्या आप यकीन दिला सकते हैं कि वो आपको धोखा नहीं देगा? जाओचन ने माथा चढ़ाया, उसका रक्तपात धीमा पड़ गया। जुओफान मुस्कराया, अगर साहब मुझ पर भरोसा करेंगे तो मैं पूरी मदद करूँगा। आपके साथ ट्रेनिंग करूँगा, आपका अकम्प्लिस बनूँगा। इसे बाहर लाना मेरे लिए भी खतरा होगा, इसलिए हमें साथ काम करना होगा। फिर साहब ऐसे लॉयल हेल्पर को क्यों मारेंगे और कोई ऐसा ले लेंगे जो किसी भी वक्त धोखा दे सकता है? स्टीवर्ट जुओ। जाओचन की आंखों में हलचल हुई, उसने आह भरी, तुमने सब कुछ सोच लिया है। तुम्हें मारने का कोई कारण नहीं। गार्ड साहब। एक काला पहना आदमी अंदर दौड़ा और झुकते हुए बोला, डिमोनिक एम्परर साहब, आपके आदेश क्या हैं? मेरे डोमेन और डेविल माउंटेन की सारी जिम्मेदारी स्टीवर्ट जुओ को सौंप दो। उसकी बात मेरी बात होगी, सभी को बता दो। वो आदमी झिझका। क्या ये डिमोनिक एम्परर बनाने जैसा नहीं हो गया? बस टाइटल ही नहीं है। अगर टेक ओवर कर लिया तो? अगर जुओफान की बात डिमोनिक एम्परर की बात मानी जाएगी तो आप क्या करेंगे साहब? जाओचन ने कड़क आवाज़ में कहा, मैं अब सिक्लूजन में जा रहा हूँ, समझे? तब तक स्टीवर्ट जुओ सब संभालेगा। अच्छा, समझ गया। हाँ। आदमी अपने आदेश लेकर भागा। जाओचन ने जुओफान की तरफ एक तिरछी हंसी दी। स्टीवर्ट जुओ, मेरे सारे रिसोर्सेज तुम्हारे लिए हैं। मेरे डोमेन की सारी चीज़ें तुम्हारे हाथों में हैं। हम दोनों एक ही नाव में हैं। इसे बाहर आने देना हमारे लिए दोनों के लिए खतरा होगा। सावधान रहना और कम से कम जल्दी पकड़े मत जाना। साहब, मैं खुद भी इसके साथ ट्रेन कर रहा हूँ। 30 साल बाद कोई मुझे बेकार नहीं कह पाएगा। हा हा हा। जुओफान जोर से हंसा। जाओचन ने एक शरारती ग्रिन दिया। स्टीवर्ट जो, ऐसा कोई नहीं कहता। तुम्हारी हिम्मत और चालाकी ही काफ़ी डरावनी है, पर जब तुम्हारे पास ताकत होगी तो सचमुच तुम्हें कोई टक्कर नहीं देगा। शायद तब मैं भी तुम्हें डरूं। साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। जुओफान ने झुका। जाओचन ने उसे देखा और फिर हंसते हुए चला गया। जुओफान लोगों की कमजोरियां पकड़ने में तेज है। फिर भी जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तो किसी भी सेंट से डरना नहीं पड़ेगा और ये खतरनाक पागल हटाऊंगा। लेकिन फिलहाल मुझे उसकी स्किल्स की ज़रूरत है। डिमोनिक कल्टीवेशन के जोश में जाओचन ने डेविल माउंटेन से कुछ लोगों को अपने कक्ष में बुलवाया, मगर जैसे ही वो लोग अंदर गए, उनके गले से चीखें फूटीं, दर्द और यातना से भरी, जैसे कोई आत्मा को नोच रहा हो। बाहर खड़े जुओफान ने बस हल्की सी हंसी में होंठ मोड़े और चुपचाप वहां से चला गया, जैसे यह सब तो बस शुरुआत थी। जैसे ही वह विशाल कक्ष से बाहर निकला, पूरी डेविल माउंटेन जमीन पर झुक गई। पूर्ण सम्मान से गूंज उठा वह नारा, स्टीवर्ट जुओ को प्रणाम, अनंत समृद्धि और अमर जीवन की कामना। बस कुछ ही पलों में पूरा डेविल माउंटेन जान गया, जुओफान अब मात्र 12 डीमन गार्ड्स का प्रमुख नहीं रहा। अब वह डिमोनिक एम्परर का प्रतिनिधि बन चुका था, यानी ताज का उत्तराधिकारी। हर कोई इस बदलाव के आगे झुक गया। प्रशंसा और चाटुकारिता की वर्षा होने लगी। जुओफान के चेहरे पर गर्व की चमक थी। एक पल ने मुझे सब कुछ छीन लिया था और अब 100 साल की मेहनत ने मुझे सब कुछ लौटा दिया। हा हा हा। उसने धीरे से हाथ हिलाया, आंखों में भविष्य की आग लिए बोला, डिमोनिक एम्परर की हुकूमत के अंतर्गत हर शहर और गांव युद्ध के लिए तैयार रहे। 3 महीने बाद हम युद्ध छेड़ेंगे। जी सरकार।
भीड़ गरजी जैसे आसमान को फाड़ देगी। जुओफान के हाथ में सत्ता आते ही डिमोनिक एम्परर के अधीन हर नगर का प्रशासन बदला गया। लुओ क्लैन के ऊंचे अधिकारियों को हर जगह तैनात किया गया। उनके कल्टीवेटर्स इतने ताकतवर थे कि बिना ज़्यादा विरोध के पूरे राज्य पर नियंत्रण पा लिया। जाओ चेन, जो अपने मेडिटेशन में मग्न था, इस बात से पूरी तरह अनजान था। उसके नगर प्रमुख भले ही एम्परर रेल्म के शुरुआती या मध्य स्तर के हों, मगर लुओ क्लैन के पास तो दर्जनों ऐसे कल्टीवेटर्स थे जिनकी ताकत बेमेल थी। बस थोड़ा धमकाने और दिखावे की देर थी, पूरा राज्य झुक गया। सिर्फ 3 महीने जुओ फान ने जाओ चन के पूरे साम्राज्य की बागडोर हथिया ली थी। अब अगर जाओ चन बाहर निकलेगा तो भी उसे सब कुछ वापस पाने में सालों लगेंगे। जुओ फान की योजना, अंदर से सत्ता हड़पना, पूर्ण हुई। अगर जाओ चन को ज़रा भी भनक होती तो वह कभी इतनी शक्ति जुओ फान को न सौंपता। एक शांत सभा में ली जिंगतियन ने सिर झुकाकर सूचना दी, स्टुअर्ट जुओ, जाओ चन का सब कुछ अब हमारे पास है, चाहें तो उसे अभी हटा सकते हैं। जुओ फान की आंखों में शरारती चमक थी। अभी नहीं, उसमें अभी कुछ उपयोग बाकी हैं। उसे रिसोर्सेज भेजे। जी, मगर अब वो और ज़्यादा मांगने लगा है। जुओ फान के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आई। जल्दी में है, ताकत खींच लेना चाहता है। अब वक्त आ गया है। रेत एम्परर और फॉल्कन एम्परर की खाली पड़ी भूमि पर चढ़ाई करो। अब हम उन्हें मिटा देंगे। आज्ञा सरकार। जैसे ही जुओ फन ने युद्ध का आदेश दिया, सेक्रेट डोमेन में खबर आग की तरह फैल गई। डिमोनिक एम्परर की सेना ने 2 शक्तिशाली सम्राटों की भूमि पर धावा बोला। 3 दिन में 10 शहर ढेर हो गए और रास्ते में जो मिला वह मौत की आगोश में समा गया। सेना निर्दयी थी, भयानक। दूसरी ओर फाल्कन एम्परर का क्रोध फूट पड़ा। धत्त तेरी की जाओ चेन, अभी तो मुश्किल से शांति आई थी और अब फिर से युद्ध। बैंग, उसने मेज पर घूंसा मारा। पिछली बार भी यही हरामी हमें एन्चांटिंग एम्प्रेस और सोर्ड एम्परर से भिड़वाकर कमज़ोर करना चाहता था, और अब फिर से हमला। व्रेत एम्परर ने भौहें सिकोड़ी। हमें उससे निपटना आता है, लेकिन इस बार मुझे लगता है किसी और की चाल है, कोई और ज़्यादा चालाक। कौन? फाल्कन एम्परर चौंका। जुओफान? हाँ। रेत एम्परर ने गहरी सांस ली। पहले जाओ चन बस क्रोध में रहता था, लेकिन अब हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा है, जैसे कोई पीछे से सारी गोटियां चला रहा हो। फाल्कन एम्परर ने दाढ़ी झटकते हुए बोला, अगर ये सब जुओफान का काम है तो वो वाकई खतरनाक है। और सोचो, इस बार युद्ध झाओ चन ने नहीं, उसके सहायक जुओफान ने शुरू किया है। कोई और होता तो डरता, पर यह बंदा खुद को डिमोनिक एम्परर से कम नहीं समझता। हमें इसे ख़त्म कर देना चाहिए। फाल्कन एम्परर गुर्राया। रेत एम्परर मुस्कराया। हाँ, अब बस ताकत का फ़र्क बाकी है। किसी भी एम्पायर में अगर तुम कमज़ोर हो तो कोई भी तुम्हें कुचल सकता है। उसी वक्त डेविल माउंटेन के एक कक्ष के सामने जुओफान ने झुककर कहा, डिमोनिक एम्परर, मैंने आपके लिए सब कुछ लाया है। गर्जन के साथ विशाल द्वार खुले। जुओफान भीतर चला गया, मुस्कुराता हुआ। कमरे में बैठा वह व्यक्ति अब जाओ चेन नहीं, बल्कि एक भस्मासुर जैसा कुछ था। काली ऊर्जा से घिरा हुआ, पागलपन से भरी आंखें लिए। 3 महीने की कल्टीवेशन ने उसे कुछ और ही बना दिया था, एक शुद्ध राक्षस। अब ये ज़्यादा दूर नहीं, इस रफ्तार से तो पागल होना तय है। जुओफान ने विनम्रता से झुककर कहा, डिमोनिक एम्परर, सरकार। लेकिन जाओ चेन ने झल्लाकर जवाब दिया, चुप रहो और वो सामग्री दो। कहाँ हैं वो सब? उसके होठों पर एक हैवान जैसी मुस्कान थी, आंखें पागलपन से चमक रही थीं। नीले प्रकाश की एक चमक के साथ सैकड़ों लोग अचानक प्रकट हुए, बेहोश। जाओ चेन ने आंखें गिनकर गुर्राया, इतने कम? सिर्फ 542? बाकी कहाँ गए? कहीं तूने तो नहीं? जुओफान मुस्कुराया, सर,
मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो रोज़ बस एक ही ले सकता हूँ। तो फिर इतने कम क्यों? चूफान धीरे से बोला। सर, इतने सारे लोगों का गायब होना शक की बात बन सकता है, और आप जो उच्च गुणवत्ता वाले इंग्रेडिएंट्स चाहते हैं वो ऐसे ही नहीं मिलते। उसने अपनी आंखें आधी बंद कर लीं और धीमे से कहा, अब जब हम फैल्कन एम्परर और रेथ एम्परर के साथ युद्ध में हैं तो हर शहर का नरसंहार एक अच्छा कवर बन गया है। जो भी मिलता है सबको काट कर भेज रहा हूँ आपके कल्टीवेशन के लिए। जाओ चैन ने सिर हिलाया। अच्छा है, बहुत अच्छा। अरे हाँ, हम युद्ध में हैं। जुओफान की मुस्कान और भी गहरी हो गई। जी हाँ, ताकि सामग्री की कोई कमी न रहे। युद्ध से बढ़िया छल तो कोई है ही नहीं। कृपया मुझे माफ़ करें कि मैंने यह निर्णय पहले ही ले लिया। जाओ चंद ने कुछ क्षण सोचा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, जब तक मुझे इंग्रेडिएंट्स मिलते रहें बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। अगले ही पल जाओ चंद ने अपने कल्टीवेशन मेथड को सक्रिय किया। एक भयावह काली ऊर्जा बेहोश पड़े लोगों के चारों ओर लिपट गई। धीरे धीरे वो ऊर्जा वापस जाओ चंद के शरीर में समा गई और उसके पीछे सिर्फ धूल के कण रह गए। हजारों जिंदगियां एक पल में भस्म। जुओफान बिना एक भी बार पीछे देखे मुस्कुराते हुए बाहर निकला। मूर्ख, तू 9 सेरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड्स चाहता था ना? अब देख, तू उसकी सबसे खतरनाक कला डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट सीख रहा है। पर तुझे क्या पता, मैंने उसका सबसे ज़रूरी हिस्सा तुझसे छिपा लिया है। इस कला को सीखने से पहले तुझे अपनी पुरानी कल्टीवेशन विधि को त्यागना था। तेरी पिछली कला डीमन ट्रांसफॉर्मेशन से भिड़ेगी। तू कभी भी इसकी असली भावना, हर रास्ता एक ही मंजिल की ओर जाता है, को समझ ही नहीं पाएगा। तू बस ताकत के लिए लोगों की जान खींच रहा है, बिना ये सोचे कि इसकी कोई सीमा भी हो सकती है या नहीं। तुझे यह विद्या कभी दी ही नहीं, क्योंकि तेरा लालच तुझे खा जाएगा। लेकिन अब ले, जी भर के खा। हा हा हा। अभी तो तू खुद को राक्षस समझ रहा है, लेकिन जिस दिन तेरे अंदर की कला तुझ पर पलटेगी, उस दिन तू सिर्फ एक भस्म हुआ अभिशाप रह जाएगा, और उस दिन तेरा अंत मेरी जीत होगी। जारी रहेगा। चौचन का शरीर अब पूरी तरह से काली ऊर्जा में लिपटा हुआ था। उसका मन मदहोश और धुंधला हो चुका था। उसे कुछ भी गलत नहीं लग रहा था, क्योंकि उस अंधकारमय शक्ति ने उसे झूठा एहसास दिला दिया था, जैसे वो इस संसार का इकलौता शासक हो। ऊर्जा जितनी गाढ़ी होती जा रही थी, उतना ही ज्यादा वो खुद को सेंट बनने के करीब समझ रहा था। लेकिन बाहर खड़े जुओफान ने उसके विक्षिप्त, बिखरे और अस्थिर ऑरा को साफ महसूस कर लिया। ये बढ़ोतरी सिर्फ मात्रा में हो रही है, गुणवत्ता में नहीं, उसने बड़बड़ाया। सेंट बनने की सारी संभावनाएं खुद उसने बंद कर ली हैं। जुओफान ने भारी मन से पत्थर के बंद दरवाजे को देखा और सिर हिला दिया। तभी ली जिंगतियान तेजी से पास आया और एक जेड स्लिप बढ़ाया। स्टीवर्ट जुओ, एक सेंट फिर से आपसे मिलने को कह रहा है। जुओफान ने उसे पढ़ा और उसका चेहरा सख्त हो गया। अब फिर से मीटिंग? इन सेंट्स को तो कोई काम ही नहीं। जब मैं युद्ध में व्यस्त हूं तभी बुलावा आता है। ये फिर से ही शाओफेंग की चाल है। अभी तक रूबी क्लाउड सेक्ट में ही बैठा है। बैम! क्रोध में उसने जेड स्लिप को चूर्ण कर दिया। हरामजादा फिर से छिंगचंग के पीछे पड़ा है। ली जिंगतियन ने पूछा, स्टीवर्ट जुओ, आप जाएंगे? जुओफान ने हंसते हुए कहा, जाऊंगा। आखिर सेंट्स को थोड़ी बहुत इज्जत तो देनी चाहिए। ली जिंगतियान ने भौहें उठाईं। स्टीवर्ट जुओ, आपने तो ड्रैगन सेंट्स तक से निपटा लिया था। इस घमंडी सेंट की हड्डियां तो ऐसे चटकेंगी जैसे सूखी लकड़ी है। हाँ हाँ। जुओफान ने एक कोना मुस्कुराहट के साथ कहा, सही कह रहे हो। ही शाओफिंग से मुझे डर नहीं, पर अभी बड़ा खेल देखना है, इसलिए थोड़ा झुकना पड़ेगा। क्यों? ही शाओफिंग सिर्फ एक शुरुआती सेंट है, पर उसके पीछे है 6th सेक्रेड माउंटेन, और अभी तक ड्रैगन क्लैन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हमें पूरे स्पिरिचुअल बीस्ट वर्ल्ड को इकट्ठा करने में वक्त लगेगा, इसलिए अभी टकराना समझदारी नहीं। 8 एम्परर्स भी एक नहीं हैं।
अगर सेक्रेड माउंटेन से दुश्मनी ली तो चारों ओर से दुश्मन ही दुश्मन होंगे। ली जिंगतियन चौंका। 8 एम्परर्स, स्टीवर्ट जुओ, हमारे लुओ क्लैन के एल्डर्स की एक एक टीम तो उन्हें मसल देगी। जुओ फान ने अपनी उंगली से सिर की ओर इशारा किया। और तब सेंट्स को हमारे बारे में सब पता चल जाएगा और वो डर के मारे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इसलिए ज़मीन को पहले लोहे की तरह मजबूत बनाओ ताकि हमला हो भी तो हिले नहीं। सोर्ड स्टार एम्पायर और बेली जिंगवे की कहानी मत भूलो। ली जिंगतियन ने सिर झुकाया। स्टीवर्ट जुओ की दूरदर्शिता अद्भुत है। पहले 8 एम्परर्स की ज़मीन हथिया लेते हैं। बिल्कुल, वो भी बिना उन्हें हमारी असल मंशा समझने दिए है। हाँ हाँ। जुओ फान ने पीछे दरवाजे की ओर देखा जहां जाओ चैन अब भी खुद को सेंट समझने में डूबा था। शिष्य, तूने अपने गुरु से गद्दारी की, अब तू ही बनेगा वो चारा जो सारी दुनिया को इस तरफ खींच लाएगा। 1 महीने बाद 3 तेज आकृतियां धूप के नीचे से उड़ती हुई एक घने जंगल में उतरी। जुओ फान, ली जिंगतियान और च्यू यानहाई। उनकी आंखों के सामने था रूबी क्लाउड सेक्ट का भव्य द्वार जो अब भी वैसा ही चमक रहा था। जुओ फान बोला, मैं जाकर सेंट और उस जादूगरनी को रोके रखूंगा। तुम दोनों योजना पर अमल करना, बाकी सब मामूली हैं। आज्ञा स्टीवर्ट जुओ। जुओ फान जैसे ही अंदर पहुंचा उसे कुछ परिचित चेहरे रास्ता रोकते दिखे। सीनियर सिस्टर, काफी समय हो गया, कैसी हो? फांग मिन ने आंखें तरेरी। तुम्हें मुझे ऐसे बुलाने का कोई हक नहीं। हम्फ। अरे वाह, तुम्हारा गार्ड कहाँ है? जुओ फान ने कंधे उचकाए। तुम मुझे इतना मामूली समझती हो? मेरी सुरक्षा अब परछाइयों में है, खुलकर नहीं दिखती। अगर बुलाऊं तो करीब 180 होंगे और सब के सब स्पिरिट किंग से कम नहीं। बहुत घमंड है तुम में, एक नौकर ही तो हो डिमोनिक एम्परर का। जुओ फान मुस्कुराया। बिल्कुल, पर हर कुत्ते की भी एक नस्ल होती है। मैं अगर डिमोनिक एम्परर का प्योरब्रेड रॉयल डॉग हूँ तो तुम हो एक गली का भौंकता हुआ मॉन्ग्रिल, जुओं से भरा है। हा हा। फांग मिन के चेहरे का रंग उतर गया। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, जुओ फान ने चेतावनी दी, मैं सेंट के निमंत्रण पर आया हूँ। अगर छुओगी भी तो तुम्हारी मास्टर भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी। फांग मिन ने अपने दांत पीसे और पीछे हट गई। आगे बढ़ो। जुओ फान मुस्कुरा उठा। अब बात बनी, वरना तुम तो एन्चांटिंग एम्प्रेस की भी इज्जत मिट्टी में मिला देती। वैसे चिंगचेंग कहाँ है? वो दिखी नहीं। फांग मिन की आंखें चमकीं। मौका मिला पलटवार का। अब तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। जुओ फान का दिल एक पल के लिए कांप गया। क्या मतलब? फांग मिन ठहाका मारकर बोली, वो अब सेंट को सौंप दी गई है। पर वो नादान लड़की मानी नहीं, भागने की भी कोशिश की। अब उसे स्नो पीक में बंद कर रखा गया है। जब सेंट आएगा वो उसे सेक्रेड माउंटेन्स ले जाएगा। तुम्हारी प्यारी चिंगचेंग हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रही है। हा हा हा। जुओ फान ने धीरे से सिर हिलाया। मैं ये पहले से सोच कर आया हूँ और अब समय आ गया है। ली जिंगतियन और च्यू यानहाई ने एक इशारा किया। जुओ फान ने हल्की सी सांस छोड़ी। सब योजना के मुताबिक चल रहा था। फांग मिन को छेड़ने का उसका मकसद साफ था, उससे चू चिंगचेंग के बारे में सब उगलवाना। वो लड़की ज़रा तेज मिजाज की थी मगर उतनी चालाक नहीं, और जुओ फान जैसे के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। बस चंद चुपते चिकने शब्दों में उसने पूरे रूबी क्लाउड सेक्ट के राज उगलवा लिए। एन्चांटिंग एम्प्रेस ने वाकई में शौक से शिष्या चुनी है। जुओ फान ने मुस्कुराते हुए सोचा। फांग मिन की ओर एक अजीब निगाह डाली। फांग मिन चौंकी। ये क्या? मैंने तो चिंगचेंग को लेकर उसे चिढ़ाया था, फिर भी इस पर कोई असर ही नहीं। सीनियर सिस्टर, जुओ फान बोला, आवाज में फिर से वही दंश भरी हंसी। तुम इतनी खुश क्यों हो कि चिंगचेंग सेक्रेड माउंटेन्स ले जाई जा रही है? वो जगह तो हर कल्टीवेटर का सपना होती है। मेरा तो मानना है तुम्हें तो जल भुन जाना चाहिए।
तुमसे बेहतर कोई नहीं, फिर भी उसे चुना गया। ये बात तुम्हें परेशान नहीं करती? चेहरे की बात करो, शरीर की बात करो, कल्टीवेशन की बात करो, हर चीज़ में तुम बराबर या बेहतर हो, है ना? शायद इसीलिए तुम्हारे आसपास कोई पुरुष नहीं टिकता। बाकी शिष्याएं हंस पड़ीं, गालों पर लाली छा गई। फैंग मिन ने गुस्से से उन्हें देखा और सबकी हंसी दब गई। तुम ठीक कह रहे हो। फैंग मिन ने गहरी सांस ली। चिंग चंग कभी मुझसे बेहतर नहीं थी, फिर भी मास्टर ने हमेशा उसी को सब कुछ दिया। अब सेंट ने भी उसे ही चुना। मुझे तो देखा तक नहीं। क्या मैं इतनी घटिया हूँ? क्या वो इतनी महान है? जोफान ने सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों सब उसी के पीछे पागल हैं? जोफान ने गंभीरता से कहा। तुम हर चीज में उससे बेहतर हो, बस एक को छोड़कर। कौन सी? फांगमिन ने झुंझलाकर पूछा। जोफान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका जन्म, क्योंकि वो चिंग चंग है। उसी जन्म ने जोफान को मजबूर कर दिया था कि वो उसकी रक्षा करे, चाहे दुश्मन सेंट हो या सॉवरेन, एन्चांटिंग एम्प्रेस हो या सेक्रेड माउंटेन। हर कोई उस जन्म के रहस्य से बांधा था। फांगमिन, उस किस्मत के सामने तुम कभी नहीं टिक सकती। फांगमिन ने भ्रमित होकर कहा। जन्म? वो तो एक अनाथ है, उसमें खास क्या है? मास्टर ने बस दया करके उसे शरण दी थी, बस इतना ही। जोफान की आवाज़ भारी हो गई। बहुत खास है, और मैं तुम्हें सच कहता हूँ, तुम उसकी पृष्ठभूमि से कभी नहीं टकरा सकती, तुम्हारी मास्टर भी नहीं। क्या तुम मानोगी अगर मैं कहूँ कि एक मुस्कान के लिए ही शाओफंग पूरी रूबी क्लाउड सेक्ट को ख़त्म कर सकता है? 8 एम्परर्स तक को मिटा सकता है, सिर्फ उसकी एक हाँ पर। फैंगमिन को जैसे चक्कर आ गया। बकवास मत करो। कोई सेंट किसी लड़की को इतना नहीं चाहता कि 8 एम्परर्स तक से भिड़ जाए। वो सेक्रेड डोमेन की रीढ़ हैं, उनके मरने से पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। जुओफान ने उसके कानों में धीरे से कहा। ये चाहत नहीं है, ये है मूल्य। तुम्हें समझना होगा। अगर चिंगचंग मुस्कुरा दे तो दुनिया जल जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और यही उसकी बैकग्राउंड है, क्योंकि वो है चू चिंगचेंग, शहरों को गिरा देने वाली सुंदरता। स्टार रीडर, चिंगचेंग का अर्थ होता है सिटी टॉपलिंग ब्यूटी। मेन हॉल के पास पहुंचते ही जोफान ने मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाए। पीछे रह गई फांगमिन, स्तब्ध और खोई हुई। चिंगचेंग, क्या तुम वाकई इतनी महत्वपूर्ण हो? तुम हो कौन? हूँ। हिम के साथ तूफानी हवा उस पर्वत की गुफा के द्वार को बेरहमी से पीट रही थी। चू चिंगचेंग बर्फ की नाचती हुई परत को देखती रही। उसकी आंखों में खालीपन और बेचैनी थी। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। गुफा के बाहर एक वृद्धा, मेई सांगू, जो अब भी अपनी गरिमा में ठहरी थी, एक समतल पत्थर पर आंखें मूंदे बैठी थी, बिल्कुल एक प्रतिमा की तरह। बर्फ की मोटी परत उस पर भी जम चुकी थी, लेकिन वो टस से मस न हुई। चू चिंगचेंग धीरे से उठी और बाहर आई। उसने एक हाथ की मुद्रा बनाई और गुफा के द्वार की ओर प्रहार किया। बांग! पूरा पर्वत कांप उठा। हर दिशा में बर्फ झड़ने लगी। चू चिंगचेंग का वार वापस उस पर ही पलटा। वो गिर पड़ी, चेहरा लाल पड़ गया। गुफा के द्वार पर एक झिलमिलाती दीवार प्रकट हुई और फिर गायब हो गई। मेई सांगू की देह एक झटके से हिली और उसके ऊपर की बर्फ नीचे गिर पड़ी। मेई सांगू ने अपनी आंखें खोलीं और चू चिंगचेंग की जिद पर सिर हिलाया। मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें पहली बार बाहर जाने दिया। सोचा था दुनिया देखोगी, सीखोगी, पर एक शरारती लड़के ने तुम्हारा रास्ता ही बदल दिया, यहाँ तक कि तुमने अपने वरिष्ठों की बात भी माननी छोड़ दी। सीनियर आंट में, मुझे जाने दो। मैं सेक्रेड माउंटेन नहीं जाना चाहती। क्यों? मेई सांगू ने पूछा। सेक्रेड माउंटेन में वो सब कुछ है जो एक कल्टीवेटर चाहता है। वहाँ सेक्रेड डोमेन का नियंत्रण है। तुम्हारी बाकी सभी बहनें वहाँ जाने के लिए तरस रही हैं, और तुम इस वरदान को ठुकरा रही हो। तो उन्हें ही भेज दो ना, मुझे क्यों जाना है? चू चिंगचेंग का चेहरा उदासी में डूब गया। मुझे ना कल्टीवेशन की परवाह है, ना शक्ति की। मुझे नहीं जाना, बस यही सच है। मेई सांगू उसकी आंखों को पढ़ सकती थी।
अब भी उसी लड़के के बारे में सोच रही हो? चिंग चिंग, उसने तुम्हें जादू में बांध दिया है क्या? या कोई ऐसी चीज दी कि तुम बस कुछ मुलाकातों में ही दिल हार बैठी? चू चिंग चिंग ने कुछ क्षण सोचा, फिर बर्फ की ओर देखकर मुस्कुराई। पता नहीं, लेकिन जब पहली बार उसे देखा एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं उसे हमेशा से जानती हूँ, बस उसी के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे जहां भी रहूं, चाहे कुछ भी हो, बस हम साथ रहें। सीनियर आंट में, बस मुझे जाने दो। पाक। मेई संगू ने अपना माथा पकड़ा और गहरी सांस ली। तुम्हारा कोई इलाज नहीं चिंग चिंग, यह अवरोध सीनियर सिस्टर ने खुद बनाया है। मैं भी नहीं तोड़ सकती, और चाहूं भी नहीं। यह सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए नहीं, उस लड़के की जान बचाने के लिए भी है। सोचो, एक सेंट की निगाहें तुम पर हैं। तुम क्या सोचती हो वो लड़का बच पाएगा? हो सकता है सेंट तुम्हें कुछ न कहे, लेकिन जुओ फान और पूरी लुओ क्लैन को मिटा डालेगा। वो डिमोनिक एम्परर के नीचे रहकर आगे बढ़ा, पर सेक्रेड माउंटेन्स का दबाव सह पाएगा क्या? अगर तुम उससे सच में प्यार करती हो तो उसके लिए सोचो, न कि अपनी एक पल की खुशी के लिए सब कुछ बर्बाद कर दो। चू चिंग चिंग का सिर झुक गया, मगर फिर भी उसके शब्दों में जिद थी। मुझे ही क्यों चुना गया? सेक्ट में और भी शक्तिशाली सीनियर सिस्टर्स हैं। उस सेंट को क्या मेरी ही ज़रूरत थी? मेसांगू ने होंठ दबाए। शायद सच में वो सेंट अंधा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। मेरा मतलब है सेंट के विशेष स्वाद होते हैं। यह तुम्हारा अवसर है। चू चिंग चिंग ने मुट्ठियां भींच लीं, मगर फिर थक कर बैठ गई। मेई संगू मंद मंद मुस्कुराई। आखिर मान गई। हाँ हाँ। होश। मेई संगू का शरीर झटके से कांपा। एक छाया ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसके शरीर में शक्ति का प्रवाह रुक गया। एक और छाया पीठ के पीछे से आई और उसके गर्दन पर वार किया। मेई संगू बेहोश होकर गिर पड़ी। सीनियर आंट, चू चिंग चिंग ने चौंक कर चीख लगाई। मिस चू, स्टीवर्ट जो ने स्पष्ट आदेश दिया था, रूबी क्लाउड सेक्ट में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। आप निश्चिंत रहें। वो दो रहस्यमयी पुरुष शालीनता से सिर झुकाकर बोले, आपका मतलब जुओ फान ने भेजा है आपको? हाँ, मैं हूँ ली जिंगतियन, लुओ क्लैन का वेनरेबल, और स्टीवर्ट जुओ ने मुझे आपको बचाने भेजा है। और मैं हूँ च्यो यनहाई, मैं भी एक वेनरेबल हूँ। दोनों ने हाथ जोड़कर विनम्रता से मुस्कुराया। चू चिंग चिंग की आंखों में पहचान की चमक उभरी। मैं जानती हूँ, आपने जुओ फान के साथ गैम्बलिंग टाउन में साथ दिया था। क्या सच में जुओ फान ने मुझे बचाने भेजा है? हाँ। दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। चू चिंग चिंग का चेहरा खिल उठा। उसे कैसे पता चला कि मुझे यहाँ कैद किया गया है? क्या मेरी बहनों ने बताया? ली जिंगतियन की मुस्कुराहट में तिरस्कार था। मिस चू, आपकी बहनें इतनी दयालु नहीं। स्टीवर्ट जुओ की दृष्टि अत्यंत दूरदर्शी है। आपके पुनर्जन्म के बाद सेक्रेड माउंटेन के साथ आपके मास्टर का सौदा, बस उसी से हमें सब समझ आ गया। चू चिंग चिंग के मन में तूफान मच गया। मास्टर, जो मेरे लिए माँ जैसी थीं, उन्होंने मुझे सौंप दिया सेक्रेड माउंटेन्स को। उसकी आंखों की खुशी एक पल में दुख में डूब गई। ली जिंगतियन ने उसकी चुप्पी देखी और कहा, मिस चू, कृपया पीछे हटिए। हम बैरियर तोड़ने जा रहे हैं। स्टीवर्ट जुओ कभी नहीं चाहेंगे कि आपको चोट पहुंचे। धन्यवाद। चू चिंग चिंग चौंकी सी उठी और पीछे हटी। सीनियर, ये बैरियर मेरी मास्टर ने बनाया है। सावधान रहिएगा, चोट न लगे। चोट? वो दोनों पीक एम्परर रेल्म के कल्टीवेटर्स थे। उनके लिए डर केवल डांकिंग शेन और उसके जैसे राक्षसी ताकत वाले लोगों का था। दोनों ने हल्का सा ठहाका लगाया। चियू यनहाई ने आग की तरह चमकती हथेली से कहा, ओल्ड ली, ये लोग आइस सील इस्तेमाल करते हैं, जो मेरी एट्रीब्यूट से कमज़ोर है। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। पीछे हटो। फिर उसने हथेली से वार किया, एक भयंकर लपट के साथ। झिलमिलाती दीवार वहीं के वहीं टूट गई। भीषण गर्मी गुफा में दौड़ पड़ी। चू चिंग चिंग की कोमल त्वचा को झुलसा गई
उसके लंबे बालों की लटें तक हल्की घुंघराली हो गईं। चियो यनहाई घबरा गया, झुककर क्षमा मांगी। माफ कीजिएगा मिस, शायद मैंने ज्यादा ताकत लगा दी। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं। चू चिंगचंग ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आश्चर्य था। सीनियर, आप तो अविश्वसनीय हैं। सीनियर आंट भी मास्टर की बनाई बैरियर नहीं हटा सकी और आपने तो एक झटके में तोड़ दिया। क्या आप मास्टर से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं? चियो यानहाई ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। मिस की कृपा है। मैं इतना भी महान नहीं, जबकि लुओ क्लैन में मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं। आपकी मास्टर और सीनियर कोई भी हो, मैं संभाल सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। असल में मैंने अभी तो मास्टर को ज़्यादा आंक लिया था, आधी ताकत का इस्तेमाल किया, जबकि 1/3 भी काफ़ी होती। आप इतने ताकतवर हैं? चू चिंगचेंग की आंखें अविश्वास में फैल गईं। मास्टर 8 एम्परर्स में से एक हैं। चू यानहाई का आत्मविश्वास और लो क्लान की शक्ति के बारे में उसकी डींगें चू चिंगचेंग को स्तब्ध कर गईं। अगर लो क्लैन इतनी शक्तिशाली है तो उन्हें डिमोनिक एम्परर पर निर्भर क्यों रहना पड़ा? क्या सेक्रेड माउंटेन्स के अलावा कभी किसी ने 8 एम्परर्स से ऊपर जाने की हिम्मत की है? उसका मन सवालों से भर गया। क्यों यनहाई अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन ली जिंगतियान ने उसका मजाक बंद करवा दिया। स्टीवर्ट जुओ ने हमें एक काम सौंपा है, लड़की को बचाओ और निकलो। ओह हाँ मिस, आइए हमारे साथ। अभी नहीं तो कभी नहीं। चियो यनहाई फौरन चू चिंगचंग की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसकी आंखों में कुछ चमका और उसने एक कदम पीछे खींच लिया। दोनों चौंक गए। मिस, क्या हुआ? चू चिंगचंग की आवाज़ धीमी थी मगर स्पष्ट। आप जाइए, मैं नहीं जा सकती। जुओ फान को कह देना, किस्मत हमें साथ नहीं रहने दे रही। क्यों? अगर आप मुझे ले गए तो रूबी क्लाउड सेक्ट आपका दुश्मन बन जाएगा और सेक्रेड माउंटेन्स भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी अगर आपकी पूरी क्लैन मेरी वजह से मिटा दी गई। चू चिंगचेंग का सिर झुक गया, कंधे थककर ढलक गए। जुओफान को उसके मास्टर की मान्यता मिली, वो स्टीवर्ड बना, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से लो क्लैन और वो दोनों संकट में पड़ जाएं। उसे कहना वो मुझे फिर कभी ढूंढने न आए और अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे। ली जिंगटियन बस मुस्कुराया और अगले ही पल वो दोनों उसे उठा ले गए और गुफा से गायब हो गए। चू चिंगचेंग चौंक कर चिल्लाई, नहीं, रुको। ली जिंगटियन की हंसी गूंजी। मिस चू, स्टीवर्ट जुओ ने सबका इंतजाम कर रखा है, हमें क्या लेना देना किसी तुच्छ सेक्रेड माउंटेन्स से। हा हा हा। चू चिंगचेंग को लेकर दोनों बुजुर्ग तेजी से दौड़े, मगर वो रूबी क्लाउड सेक्ट से बाहर नहीं निकले, बल्कि मुख्य सभागृह की ओर चुपचाप बढ़ने लगे। रास्ते में जब एक शिष्य दल पहरेदारी करते गुजरा, ली जिंगतियान और चियो यानहाई ने उन्हें एक भी आवाज निकाले बिना अचेत कर दिया। आप लोग कर क्या रहे हैं? चू चिंगचंग ने फुसफुसाकर पूछा। ली जिंगतियान ने मुस्कुराकर कहा, मिस चू, घबराइए मत, वो ठीक हैं, बस चुपचाप हमारे पीछे आइए। वे दोनों उसे लेकर एक छिपे हुए कोने में पहुंचे, जहां से भवन की दीवार में एक खिड़की झांक रही थी। चू चिंगचंग उलझन में थी, मगर जब देखा कि वे किसी को मार नहीं रहे, तो उसने उन पर भरोसा बनाए रखा। खिड़की से अंदर झांका तो दृश्य चौंकाने वाला था। स्टीवर्ट जुओ, आप तो दर्जनों प्याले पी चुके हैं, अब क्या हम शुरू कर सकते हैं? मास्टर। चू चिंगचंग चौंक गई, नजरें फिर से दो बुजुर्गों की ओर घुमाई जो एकदम गंभीर खड़े थे। उसने फिर से ध्यान अंदर लगाया, जहां जुओफान, एन्चांटिंग एम्प्रेस और ही शाओफंग बैठे थे। जुओफान ने धीरे से चाय का प्याला रखा। बस, अब तक 1 घंटा बीत गया और कितना खींचना चाहिए। एन्चांटिंग एम्प्रेस, आपकी बनाई कन्या चाय कमाल की है, मैं तो बस पीता ही जा रहा हूँ। एन्चांटिंग एम्प्रेस की भौहें तन गईं। स्टीवर्ट जुओ, आपको यहाँ बातचीत के लिए बुलाया गया है, ना कि चाय की दुकान पर। ये जो शिष्टाचार की शुरुआत थी, अब जुओफान की चालाकी बन चुकी थी। वो कभी चाय को ठंडी कहता, कभी गरम, कभी स्नैक्स खाता तो कभी पॉटी ब्रेक मांगता।
सबको पता था वो समय बर्बाद कर रहा है जानबूझकर। ठप! जुओ फान ने जोर से प्याला पटका। हे एन्चांटिंग एम्प्रेस, क्या ये ही रूबी क्लाउड सेक्ट का मेहमान नवाजी है? क्या कोई चाय तक चैन से नहीं पी सकता यहाँ? तुमने 18 प्याले पी लिए हैं। ही शाओफंग की आंख फड़कने लगी। 6वीं बार तुम यही बहाना बना रहे हो। कम से कम कोई नया तरीका ढूंढो। तुम इस चालाकी का मजा ले सकते हो, हम नहीं। आखिर चाहते क्या हो? जुओ फान ने मासूमियत से मुस्कराया। इतने हो गए? हाँ हाँ हाँ, माफ कीजिए, गिनती नहीं रखी। मगर क्या एक प्याला और मिलेगा? बस बहुत हुआ। ही शाओफंग ने मेज पर प्रहार किया। जुओ फान, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा घिनौना व्यक्ति नहीं देखा। तुम जानबूझकर समय खींच रहे हो। अब साफ साफ बताओ, डिमोनिक एम्परर ने 2 एम्परर्स पर हमला क्यों किया? जुओ फान ने कंधे उचका दिए। सारी सेक्रेट डोमेन को मालूम है। दोनों एम्परर्स डिमोनिक एम्परर से शत्रुता रख रहे थे और युद्ध छेड़ चुके थे। अगर सेंट ने हस्तक्षेप न किया होता तो युद्ध अब तक समाप्त हो गया होता। सेंट ने बाद में नेदर सी का नक्शा लिया और चले गए, तो उन्हें हमारी लड़ाइयों में दखल क्यों देना? ही शाओफोंग ने खतरनाक आभा छोड़ी जो पूरे हॉल में डर फैला गई। जोफान के भीतर हंसी उभर आई। चाहे जितना तिल मिला ले, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एन्चांटिंग एम्प्रेस ने बीच में दखल दिया। सर सेंट, जरा सोचिए, अगर चिंगचिंग को उसकी मौत की खबर मिली तो वो आत्महत्या भी कर सकती है। वो लड़की नाजुक है शाओफेंग ने अपने क्रोध को दबाया। एन्चांटिंग एम्प्रेस ने जुओ फान की ओर देखा। स्टीवर्ट जुओ, हमें पता है तुम अब डिमोनिक एम्परर की सारी सेना संभालते हो, जबकि जाओ चेन अभी बंद अभ्यास में है। तुमने साहस दिखाया 2 एम्परर्स के खिलाफ खड़े होकर, मगर जब डिमोनिक एम्परर जागेगा तो तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। जुओ फान हंस पड़ा। इसकी चिंता आप क्यों करें? मैंने जो किया डिमोनिक एम्परर की अनुमति से किया, तो दखल देना व्यर्थ है। एन्चांटिंग एम्प्रेस ने ठंडी हंसी हंसी। तुम पुल जला रहे हो स्टीवर्ट जुओ। डिमोनिक एम्परर को ये ताकत मिली क्योंकि मैं और सोर्ड एम्परर उन 2 एम्परर्स से लड़े, हमारे नुकसान हुए और तुम तो बस तमाशा देख रहे थे। अब कह रहे हो हम पीछे हटें? ये तो धोखा है। जुओ फान ने शांत स्वर में कहा। हमारा सौदा पूरा हो गया, तुम्हें तुम्हारा नेदर सी का नक्शा मिल गया, तो अब और क्या चाहिए? ही शाओफोंग फिर भड़का। अब तुम युद्ध करने से मना नहीं कर सकते। 8 एम्परर्स की जगह सेक्रेड माउंटेन्स अपने डिसाइपल्स को भेज रही है। ये तय नहीं हुआ कि कौन हटेगा, मगर इस समय तुम लड़ाई छेड़ोगे तो अनर्थ हो जाएगा। जुओ फान हंसा, उसकी आंखों में आग चमक रही थी। 8 एम्परर्स को सेक्रेड माउंटेन्स चुनती है, मगर वो बाहर की दुनिया में रहते हैं। उन्हें सेक्रेड डोमेन की ज़मीनी सच्चाई पता है, और सेक्रेड माउंटेन्स के वो डिसाइपल्स, उन्हें क्या पता, केवल शक्ति ही काफ़ी नहीं होती, नेतृत्व करने के लिए अनुभव, समझ और सामर्थ्य चाहिए। अगर ये इनएक्सपीरियंस्ड डिसाइपल्स आए तो सेक्रेड डोमेन जलकर खाक हो जाएगा, अराजकता फैलेगी, लोग तबाह होंगे और अंत में सेक्रेड माउंटेन्स की सप्लाई तक रुक जाएगी। है शाओफेंग गुर्राया। तुम हमारा अपमान कर रहे हो? जुओ फान मुस्कुराया। ये अपमान नहीं, सच है। उसकी आवाज़ गूंजने लगी। सेक्रेड डोमेन में शक्तिशाली वही होता है जो नेतृत्व कर सके, लोगों का विश्वास जीत सके, और सेक्रेड माउंटेन्स के लोग, वो तो बस आसमान से ताकते हैं, उन्हें यहाँ की ज़मीन की गंध तक नहीं पता। एन्चांटिंग एम्प्रेस थोड़ी प्रभावित सी लगी, मगर ही शाओफंग ने ताना मारा। हम यहाँ उतरेंगे, और चाहे हम 8 एम्परर्स की जगह सुअर भी बिठा दें, कोई विरोध नहीं करेगा। जुओ फान ने आंखें सिकोड़ लीं। क्या सेक्रेड माउंटेन्स के पास अब बस सुअर ही बचे हैं? तुमने सेक्रेड माउंटेन्स का अपमान किया। ही शाओफोंग गरजा। एन्चांटिंग एम्प्रेस बीच में आई। स्टीवर्ट जुओ, सेक्रेड माउंटेन्स के निर्णयों पर हम कुछ नहीं कर सकते। उनके डिसाइपल्स में योग्यता है और समय के साथ वे अच्छे शासक बन सकते हैं। जुओ फान की आंखें ठंडी हो गईं। अच्छे शासक जो अपनी सारी संसाधन और सर्वोत्तम विधियां पाकर भी सेंट बनने में असफल रहे, उनसे नेतृत्व की उम्मीद?
जुओफान की मुस्कुराहट में तीखा व्यंग्य था। तुम इन्हें 8 एम्परर्स बना भी दो, समय भले इन्हें अनुभव दे दे, पर इनका घमंडी सोच कभी नहीं बदलेगा। क्या ये नीचे से ऊपर उठे हैं? क्या ये कभी किसी और की सलाह सुनेंगे? ये अहंकारी मूर्ख आखिर में सब कुछ तबाह कर डालेंगे। सेक्रेड माउंटेन्स जिस दया से अपने लोगों को ऊपर उठा रही है वो बहुत ही दयालु है ना? उसके स्वर में गहरा तिरस्कार था। जुओफान हंसा। ही शाओफोंग ने ठंडी मुस्कान फेंकी। एन्चांटिंग एम्प्रेस ने गहरी सांस ली। जुओफान आगे बोला, और सुनिए एन्चांटिंग एम्प्रेस, अभी तो ये कुछ डिसाइपल्स भेज रहे हैं 8 एम्परर्स की जगह लेने के लिए, मगर अगली बार और भेजेंगे, फिर और आखिरकार सारा नियंत्रण नीचे के कल्टीवेटर से छिनकर सेक्रेड माउंटेन्स के हाथों में चला जाएगा। तब बस हम सबके लिए यातना का कोई अंत नहीं रहेगा, आपके लिए भी नहीं। एक समय आएगा जब सेंट्स केवल सेक्रेड माउंटेन्स से ही बनेंगे, बाकियों को तो बस झूठी उम्मीद ही मिलेगी। ही शाओफोंग व्यंग्य से मुस्कुराया। और अभी क्या अलग है? जुओफान का चेहरा गहराने लगा। अभी भी 8 एम्परर्स के पास कुछ संसाधन हैं, कुछ उम्मीद है कि नीचे जन्मे कल्टीवेटर्स भी सेंट बन सकते हैं, मगर जब सेक्रेड माउंटेन्स सब कुछ हड़प लेगी तो ये आखिरी उम्मीद भी मर जाएगी। जिन्होंने सेक्रेड माउंटेन्स में जन्म नहीं लिया उनके लिए शिखर तक पहुंचना सपना ही रह जाएगा। ही शाओफोंग ने झूठी हंसी हंसी। तो फिर दोष दो उनके जन्म को कि वो गलत जगह पैदा हुए। उसकी आंखों में क्रूर मजाक झलक रहा था। 8 एम्परर्स जितने भी अड़ियल हों, अब उन्हें वहीं रुकना होगा। नए लोग जब तक नहीं आते तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। बाकी एम्परर्स को भी ये आदेश मिल जाएगा, कोई अवज्ञा नहीं कर सकता, ना डिमोनिक एम्परर और ना तुम जैसा एक तुच्छ आदमी। जुओफान की आंखों में एक प्यास थी, रक्त की प्यास। वो यहाँ ही शाओफंग से किसी और वजह से आया था, मगर सेक्रेड माउंटेन्स का यह निर्णय उसे भीतर तक झकझोर गया था। 2 जन्मों में वो नीचे से ऊपर तक खून पसीना बहाकर आया था। उसका अभिमान कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकने दिया, यहाँ तक कि सेक्रेड माउंटेन्स के आगे भी नहीं, क्योंकि उसने हमेशा माना कि एक दिन वो इन मूर्खों से ऊपर उठेगा। जहाँ उनके पास संसाधन थे, जुओफान के पास मेहनत और आग थी, मगर अब सेक्रेड माउंटेन्स का ये फैसला आम लोगों की हर उम्मीद छीन लेगा। अब संसाधनों पर पहरा होगा और सेंट बनना सिर्फ उन्हीं के इशारे पर मुमकिन होगा। कोई रास्ता नहीं बचेगा मजबूत बनने का, कोई सपना नहीं बचेगा शिखर तक जाने का। जुओफान को नहीं पता था कि सेक्रेड माउंटेन्स इतनी पागल क्यों हो गई, मगर उसने तय कर लिया था, मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। उसके मन में आग सुलगने लगी। अब 8 एम्परर्स को गिराने की रफ्तार तेज करनी होगी। क्या